स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र कि हिंदी को पढ़ाने के लिए, हिंदी सिखाने के लिए कौन कौन से जो सिद्धांत हैं, जो सूत्र हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है। भाषा अर्जित संपत्ति है, मीन्स हम भाषा को जितना प्राप्त करना चाहते हैं उतना हम कर सकते हैं, जितना सीखना चाहते हैं वो हम सीख सकते हैं। इसे सीखना मानव प्रवृत्ति है, क्योंकि जो मानव है उसकी प्रवृत्ति क्या है, सीखने वाली है, इसलिए वो हमेशा नया सीखने की कोशिश में रहता है। मनुष्य वार्तालाप की सहायता से दूसरों के विचार समझ लेता है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो दूसरे की वार्तालाप को सुनकर अपने जो विचार है वो व्यक्ति दूसरा देता है। शिक्षण एक कला है, इस कला का विकास सतत अभ्यास से संभव है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अभ्यास करते करते सब ऐसे सूत्रों का अभ्यास होने लगता है जो शिक्षण कार्य में सहायक होते हैं। इन्हीं प्राप्त अनुभवों को संक्षेप में करने के समय सूत्र या सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वानों ने मनोवैज्ञानिक विधि अपनाकर भाषा शिक्षण के कुछ जो सूत्र हैं वो सुझाए हैं कि हमने भाषा को कैसे सिखाना है। पहला है पूर्व ज्ञान की जांच। अध्यापन आरंभ करने से पूर्व में जब हमने पढ़ाना शुरू करना है तो उससे पहले विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता अध्यापक को होना चाहिए। ऐसा न होने से अध्यापक और बच्चों की दूरी बनी रहती है। शिक्षार्थी और शिक्षक के आपसी तालमेल से शिक्षण की गाड़ी शिक्षा के धरातल पर अबाध गति से चलती है, क्योंकि जब अध्यापक बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसकी जांच करेगा तो बच्चों के साथ बातचीत करेगा, छोटी छोटी बातें करेगा, तो उसके साथ जो अध्यापक और बच्चे हैं उनका आपस में जो तालमेल है वो अच्छे से बन जाएगा और भाषा को अच्छे ढंग से सिखा पाएगा। दूसरा है पूर्व ज्ञान से सहसंबंध। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता लगने पर पाठ का आरंभ उसी से संबंधित करना चाहिए। जो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे प्रश्न बच्चों से किए थे उनको ही उनके साथ संबंध बनाना है। इससे बच्चों को यह अनुभव होगा कि जो ज्ञान वे प्राप्त करेंगे उसका संबंध पिछले ज्ञान से है। वे आगे पढ़ाने वाले पाठों के विषय में उत्सुक रहेंगे, जिससे आगे की मंजिल पाने में उन्हें सुविधा रहेगी। क्योंकि जब हम पूर्व ज्ञान से सहसंबंध करके पाठ को पढ़ाएंगे तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे। सुनियोजित पाठ योजना। अध्यापक को कक्षा में जाने से पूर्व पाठ योजना बना लेनी चाहिए कि पहले ही अध्यापक ने योजना बनानी है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने समय के लिए पढ़ाना है। यदि अध्यापक अपने विषय को पढ़ाने के क्रम में स्पष्ट होगा तो बच्चे उस विषय स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर पाएंगे। आगे है बाल केंद्रित अध्यापन। बाल केंद्रित अध्यापन के लिए विद्यार्थी को अध्यापन में सहभागी बनाना चाहिए। जो उनकी क्रियाशीलता अध्यापन में वो रखनी चाहिए। पाठ बच्चों के पूर्व अनुभव तथा उनके वातावरण और रुचि के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, अध्यापक को तो और भी ज़्यादा ज्ञान होता है। तो अध्यापक ने अपना ना देखकर बच्चों को देखना है और बाल केंद्रित जो अध्यापन है वो करना है। पढ़ते समय विद्यार्थी पाठ से तादात्म्य स्थापित कर सके, उसे महसूस हो कि पाठ उसके जीवन से संबंधित है। बच्चे को लगे कि यही बातें जो अब पढ़ रहा है, जो अध्यापक उसे बता रहा है, ये तो अपने वो जीवन में होती देख रहा है, तथा इस पाठ की सहायता से वह जीवन की आगामी जटिलताओं को सुलझा सकेगा। यदि पाठ कठिन है तो उसको इकाइयों में इस प्रकार विभाजित करें कि बच्चों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाएं। बच्चों की प्रतिभागिता या साझेदारी। शिक्षण एक मार्ग पर चलने वाला यातायात नहीं है, जैसे कि कोई कार, बस, गाड़ी जा रही है। शिक्षण ऐसा नहीं है। विद्यार्थी इसके सहयात्री हैं।
क्योंकि जो शिक्षण है वो विद्यार्थियों को साथ लेकर ही चलेगा। अगर विद्यार्थी साथ चल रहे हैं तो ही शिक्षण अच्छे ढंग से चलेगा। बच्चों से पाठ से संबंधित पूर्व अनुभव पूछकर, बीच बीच में प्रश्न पूछकर या उनकी प्रतिक्रिया जानकर पाठ पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर टीचर पढ़ाता जा रहा है और बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, वो कोई क्रिया नहीं कर रहे, कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, तो जो अध्यापन है वो नीरस हो जाएगा। अगर अध्यापक पूछ रहे हैं तो इससे कक्षा में जागरूकता आएगी, चेतनता और अपनत्व की जो भावना वो बनी रहती है। साथ ही कक्षा में क्रियाशीलता बनी रहती है। आगे है प्रयोग या व्यवहार की व्यवस्था। घर के सीखने की क्रिया का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जब बच्चा कुछ भी घर में सीखेगा, कोई भी क्रिया करता है, तो वह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। स्वयं किए हुए काम में हृदय, हाथ और मस्तिष्क का प्रयोग साथ साथ होता है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपना दिमाग भी बरतते हैं, अपने हाथों से काम भी करते हैं। उच्चारण, लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्रयोग या व्यवहार के अभ्यास की निरंतरता आवश्यक होती है। अध्यापक बच्चों के लिए कक्षा में जितने अधिक प्रयोग और व्यवहार के अवसर जुटाएगा, विद्यार्थी का भाषा पर उतना ही अधिकार बढ़ेगा। क्यों? अगर हम बच्चों को कोई काम करने का मौका देंगे तभी बच्चे कुछ सीख पाएंगे। अगर सभी जो क्रियाएं हैं वो अध्यापक ही कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो बच्चे कुछ नहीं कर रहे, तो बच्चे भाषा को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत सम्मान। व्यक्तिगत भिन्नता प्रकृति की देन है, क्योंकि कक्षा में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, एक समान नहीं होते। कोई बच्चा भावुक और सहृदय होता है तो कोई कम संवेदनशील होता है। साहित्य के विभिन्न अंगों के शिक्षण का सभी पर अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सभी जो बच्चे हैं वो अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। ज्ञान की ग्रहणशील शक्ति सभी में समान नहीं है। अब टीचर पढ़ा रहा है, टीचर तो वही है जो सभी को पढ़ा रहा है। क्लास में 25-30 बच्चे बैठे हुए हैं, बट जब रिजल्ट आएगा तो सभी का एक जैसा नहीं होता। क्यों नहीं एक जैसा होता? क्योंकि सभी की जो ग्रहण करने की शक्ति है वो एक समान नहीं होती। अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता को उदारता से स्वीकार करना चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के पीछे प्रकृति प्रदत्त गुण है, जो सामाजिक और आर्थिक असमानता भी है। आगे है भाषाई दृष्टिकोण। अध्यापक को भाषा सिखाने के क्रम का ज्ञान होना चाहिए कि भाषा को कैसे सिखाना है। अगर अध्यापक इस क्रम को ध्यान में रखकर भाषा सिखाएगा तो भाषा बच्चे अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। पहला श्रवण का सिद्धांत कि बच्चों ने अच्छा सुना है। फिर बोलचाल का सिद्धांत, वाचन की शिक्षा देनी है। फिर लेखन की शिक्षा देनी है। पहले बच्चा सुनेगा, फिर उसको बोलेगा, फिर उसका वाचन करेगा और फिर उसे वैसा ही लिखेगा। आगे है बहुकोणीय प्रयास। भाषा शिक्षण केवल भाषा अध्यापक भाषा की पाठ्यपुस्तक या मात्र कक्षा के क्रियाकलापों तक सीमित नहीं है। अगर हमने बच्चों को भाषा सिखानी है तो एकमात्र जो पाठ्य पुस्तक है वही इसका सहारा नहीं है। हमारा सारा जीवन ही भाषामय है, क्योंकि हम जब से बच्चा पैदा होता है तब से ही वो भाषा को सीखना शुरू करता है, सुनने लगता है, फिर उसके बाद वो सीखता है। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्यक्रमेतर अथवा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन करना होगा। जो भाषा है, जो बच्चों को हमने सिखानी है, उसके साथ संबंधित जो सहगामी क्रियाओं हैं उनका भी आयोजन करना है साथ साथ, ताकि बच्चे भाषा को अच्छे से सीख सकें। इनके अतिरिक्त वाचन, लेखन, भाषण, कविता, नाटक आदि प्रतियोगिताओं को उत्तरोत्तर प्रोत्साहन देकर भाषा के स्तर को उठाया जा सकता है। उत्तर कक्षा में पुस्तकालय के अधिक प्रयोग की जो आदत है वो बच्चों में डालनी चाहिए, ताकि बच्चे भाषा को जितना वो वाचन करेंगे भाषा का, उतने ही वो भाषा में परफेक्ट हो जाएंगे, उतने ही भाषा को अच्छे ढंग से सीख पाएंगे और उतना ही अच्छे ढंग से उसको प्रयोग में ला सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम वीडियो में बात करेंगे शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत कौन कौन से हैं। धन्यवाद।